चलो शुरू करते हैं। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है एंटी का। तो हम बिल्कुल नीचे से जाएंगे, मतलब नीचे से मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक सब जाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस तो पता ही होगा क्या होता है ना। मैट्रिसेस क्या होता है? देखो मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस ना, मान लो कोई बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। कोई कोई इसको स्क्वायर बॉक्स भी बोलता है, कोई कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स भी बोलता है, कोई कोई इसको रेक्टेंगुलर एरे भी बोलता है। तो जब हम इस बॉक्स के अंदर नंबरों को अरेंज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे मान लो यहाँ पे मैं जनरली पहला एलिमेंट लिखता था A11, फिर आता है A12, फिर आता है A13, इस तरीके से। फिर आएगा A21, A22, A23, फिर A31, A32 और ये A33। ये सब जो है, ये सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे या तो कोई नंबर आएगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम ये नंबरों का क्या है, अरेंजमेंट है। या फिर यहाँ पे हमारा कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी आ सकता है। आपने देखा होगा या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस तरीके से कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी आ सकता है। तो किसी रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जब हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या फिर किसी नंबर को अरेंज करते हैं, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, इसको लिख लेना अगर तुम्हें लिखना है। आएगा तो है नहीं पेपर में कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, ये इसको लिख लो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे पूछ लेगा। जनरली तुम्हें ये पता होना चाहिए आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए कि A22 एलिमेंट कहाँ होता है या A13 एलिमेंट कहाँ होता है, क्योंकि ये बेसिक है। हमें आगे जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो इसी से रिलेट होके करने हैं, तो ये लिख लेना एक बार। ये कितनी बाय कितनी की मैट्रिक्स है, ये तो तुम्हें पता होगा ना। ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो होती है, ये थर्ड रो होती है। ये क्या होती है? फर्स्ट कॉलम होती है, ये सेकंड कॉलम होती है और ये थर्ड कॉलम होती है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। तो ये हो जाए। तो अब हमने ये सीख लिया कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं। देखो इजी इजी चीजें मैं कराऊंगा नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें ए आई जे की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी, आई प्लस जे दे रखी है, आई प्लस जे दे रखी है, तो आप बता दोगे कि ए वन वन की वैल्यू 1+1 यानी 2 हो जाएगी। इस तरीके से बाकी के एलिमेंट्स निकाल के आप 3/3 की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर वो बोलेगा कि ए आई जे, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्वेश्चन में अगर 3 into 3 दे रखा है या फिर 3 into 4 दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जनरल मैट्रिक्स बनाओगे और उसकी वैल्यू निकाल के सारी वैल्यू को पुट करोगे। तो ये मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर इसको मैं मिटाता हूँ। लिख लिया नहीं है? लिख लेना, बाद में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। अब इसके ऑपरेशन पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ऑपरेशंस, इसमें 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन हम एडिशन सीख लेते हैं। एडिशन, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? जैसे ये ए है और बी है, ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो देखो एडिशन तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। मान लेते हैं जैसे लेट ए मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर देखो कितना है, ये दो रो है और 3 कॉलम है, तो 2 रो इंटू 3 कॉलम, ये हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/3 की मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। और बी को भी इसी ऑर्डर का होना पड़ेगा हमारा। बी को भी हम ले लेते हैं ऐसे 2 into 3,
इसी ऑर्डर का बी को भी होना पड़ेगा, तभी जाके ये ऐड होंगे, नहीं तो नहीं हो। यहाँ पे हम ले लेते जैसे 6 5 4 3 2 1, ये हमने ले लिया। अगर हमें ए प्लस बी निकालना है, एडिशन करना है दोनों का, तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिखेंगे प्लस 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐड ऐड कैसे करते हैं, ये इसके करॉस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है, इनको ऐड कर देते, कितना आएगा 1 + 6 7, 2 + 5, इसके करॉस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 3 + 4 ये भी हो जाएगा 7, 4 + 3 ये भी हो जाएगा 7, 5 + 2 ये भी 7, और 6 + 1 ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एडिशन ऐसे कर, मान लेते हैं यहाँ पे अगर वो पूछे कि 2a + 3b की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 1, प्लस यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 12 9 6 3, अब इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 20, कितना 19, 6 + 12 18, 8 + 9 17, 10 + 6 16, और 12 + 3 15। इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखना, ये जो है ये स्केलर, इसको हम स्केलर एलिमेंट कहते हैं। पहले स्केलर एलिमेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन। तो ये हो गया हमारा स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, इस तरीके से भी हम ऐड करते हैं। तो ये एडिशन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन में जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो वही है, इसमें भी हमारा ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कोई भी दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट होगी जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो लेट ए मैट्रिक्स को कुछ भी ले लेते हैं हम, उसका ऑर्डर 2/3 का ही ले लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 लिया था, 4 5 6, ठीक। और बी, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या होगी, उसको भी 6 5 4 वही ले लेते हैं, 3 2 1। अगर हम a - b निकालेंगे, a - b, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम माइनस करेंगे कितना, 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 1 - 6 माइनस का 5, 2 - 5, 2 - 5 हो गया -3, 3 - 4 -1, 4 - 3 1, 5 - 2 3, और 6 - 1, 6 - 1 हो गया हमारा 5, ठीक है। ये हो गया 6 - 1 5, 5 - 2 3, 4 - 3 1, और 3 - 4 -1, 2 - 5। करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है। एडिशन में जैसे हम करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, उसी तरीके से करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे जो भी आ जाए, 3a - 5b आ जाए, तो समझ जाना कैसे करना, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना आपस में, ठीक है। तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, कर लेना आप, ठीक है। जैसे एडिशन में किया था वैसे ही हमें इसमें सब्ट्रैक्शन भी करना है, बस लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये ध्यान, ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं।
और मल्टीप्लीकेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग लगभग हर जगह काम आएगा, हम जितने की आगे क्वेश्चन करेंगे, तो इसका ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, तो देखो मल्टीप्लिकेशन के जरूरी नहीं है कि आपको ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम होगा तो वो तो होगा ही मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, अगर मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3 है, मान लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3 है, इसी तरीके से बी मैट्रिक्स है। बस इतना ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल कंपलसरी होता है कि पहली वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ए की नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, रो इनटू कॉलम बोलते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, भले यहाँ पे आपको कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऑर्डर में, ए की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू बी की नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो लेट कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 2/3 की कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने, देखो 2 रो है और 3 कॉलम, 2/3 का ऑर्डर है। और बी में हम क्या लेंगे, बी में आप ले लो कुछ भी, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, देखो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए और बी, तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 1। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने देखो यहाँ 2 पे अंडरलाइन नहीं किया, 2 पे अंडरलाइन नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ पे ये बनेगा 2/2 की मैट्रिक्स, यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा हमारा। तो देखो हम यहाँ पे ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहली वाली मैट्रिक्स की पहली रो लेनी है, ठीक है, और दूसरी वाली मैट्रिक्स की पहली कॉलम लेनी है। तो यहाँ पे पहली रो और पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे पहली रो और पहली कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहली रो का पहला एलिमेंट ये है, पहली कॉलम का पहला एलिमेंट ये, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करो, 1 into 6 6 हो जाए, ठीक है, 6 प्लस प्लस यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, तो 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 12 28, तो यहाँ आ गया हमारा 28, ठीक है। अब आपको क्या करना, कॉलम यही रखनी है, रो चेंज कर देनी। अब हम जाएंगे सेकंड रो, अगर मान लो इसके आगे और भी रोज होती तो रो चेंज करते रहते हैं लेकिन कॉलम वही रहती, जब सारी रोज खत्म हो जाएगी तब जाके हम कॉलम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब आएगी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कैसे जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 24, तो 24 प्लस ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 49, 49 प्लस 24 हो जाएगा 73, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 73, ध्यान से देखना मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख रहे हो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करो उसी पोजीशन पे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जाते हैं हम, सारी रोज खत्म होगी, अब हम यहाँ पे कॉलम चेंज कर सकते हैं, अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टार्टिंग से रो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रो दूसरी कॉलम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, तो ऐड किया तो कितना आया 10 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो ये होगी हमारी फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो कितना है इसका आंसर 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट रो, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये 12 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 6 28, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये याद रखना।
आगे भी काम आएगा हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डिवीजन तो होता नहीं है मतलब मैट्रिक्स में, तो सारे ऑपरेशन यहीं पर खत्म, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे मल्टीप्लाई तो हमने करना ही है, एक बेसिक रूल के तहत। ठीक है, इतना हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी भी सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव। तो हमें ये पता करना है कि दो मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या वो दोनों मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव होती है। कॉम्पिटिटिव का एक सिंपल रूल मैं आपको बता दूं मल्टीप्लिकेशन के केस में, कि ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर क्या होती है या नहीं होती है। इन जनरल बोलते हैं कि ये नहीं होती। तो इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट याद कर लो, अगर आप ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे और बी का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ये इक्वल जर्नली नहीं आता है। मतलब बहुत सारे केसेस में आ भी सकता है, बट ये ज्यादातर हम कह सकते हैं कि नहीं आता है, कुछ केसेस में आता है, मतलब कि कुछ केसेस में ए बी इक्वल टू बी हो सकता है, बट इन जनरल हर केस में ए बी इक्वल टू बी नहीं हो सकता। अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल पीछे क्वेश्चन किया, उसमें हमने ए बी निकाला, ए बी निकाला तो वो 2/2 की मैट्रिक्स निकली थी। लेकिन अगर आप उसी में बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मेरे ख्याल से 2/2 की मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तो जाहिर सी बात है, ऑर्डर ही अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ए बी बी ए के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये इन जनरल आप याद रखना। इसके अलावा बाकी जितनी प्रॉपर्टी सब सेटिस्फाई करती है, ठीक है, चाहे वो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करती है, बिल्कुल करती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एसोसिएटिव करती है। क्या होती है प्रॉपर्टी, ए ब्रैकेट में बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी, ये एसोसिएटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लिखते हैं हम, ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब अगर आप बी और सी मैट्रिक्स को पहले ऐड करते हो और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एलएचएस निकल जाएगा। लेकिन अगर आप आरएचएस से पहले ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, तो जो आरएचएस आएगा वो एलएचएस के इक्वल आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। बस इतनी प्रॉपर्टी है जो मेन मेन है, बाकी तो इजी है तो वो पेपर में आएगी नहीं, लेकिन यही सब आ सकती है। वो पूछ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस कोई भी दो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होती है तो नहीं होती है, बाकी सब होती है, एसोसिएटिव भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो जो मेन मेन है वही चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ आने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आज पहली क्लास है तो हर चीज बेसिक सीखनी जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, जितनी भी रोज है वो सब कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है, बस ये है और कुछ नहीं है। कि पहली रो जो है वो पहली कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो जो है वो दूसरी कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो जो है तीसरी कॉलम बन जाएगी, या उल्टा भी बोल सकते हैं, जितनी भी कॉलम है वो सब रोज में चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये होता है, देखो सीधा सीधा है, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है। तो देखो किसी किसी बुक में हम ए ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट करते हैं, या फिर हम ए टू द पावर टी इससे भी डिनोट करते हैं। तो देखो ये पहली रो है ना, पहली रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ पे पहली कॉलम क्या हो जाएगी, 1 2 3। इस तरीके से हो जाएगा, पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी, ये हमारी दूसरी रो है, ये हमारी दूसरी कॉलम बन जाएगी, 4 5 6। और ये तीसरी रो है हमारी, ये तीसरी कॉलम बन जाएगी, 7 8 9। ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको डिनोट हम ए डैश से भी कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज से भी कर सकते हैं। तो ये है बस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है, तो इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको ना, बस जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो इजी है, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है रिवर्सल लॉ। तो ये नोट में लिख लो बस। अच्छा, ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट। बाकी सारी इजी है, जैसे कि यहाँ पे पहली, इसमें पहली मतलब यही मेन प्रॉपर्टी है, बाकी तो इजी है। देखो पहली पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए ट्रांसपोज का भी अगर आप ट्रांसपोज करोगे वो ए के इक्वल है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये तो सभी समझ जाएंगे कि अगर मैं फिर से इसका ट्रांसपोज करूंगा तो वापस से वो ए मैट्रिक्स बन जाएगा। वही हो जाएगा, पहली कॉलम जो है पहली रो बन जाएगी, दूसरी कॉलम दूसरी रो, और तीसरी कॉलम जो है वो तीसरी रो बन जाएगा। सिंपल है, कुछ समझने की बात नहीं है इसमें कि यहाँ पे ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज करें तो मेन मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा। अगर हम ए बी का होल ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज इंडिविजुअली दोनों मैट्रिक्स में अलग अलग चले जाएंगे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये स्केलर है, ये कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं जैसे हम यहाँ 2 लिखते हैं ना, ये वही है। तो इसका तो कोई ट्रांसपोज हो ही नहीं सकता ना बाहर वाले एलिमेंट का, तो इसको तो हम के ही लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज है, ये हो जाएगा। तो यही सब चारों प्रॉपर्टी थी। तो ये और ये तो सिंपल है, ये वाली मेन है। यहाँ पे इसको हम रिवर्सल लॉ कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो पीछे वाला एलिमेंट जो है पहले उसका ट्रांसपोज होगा, फिर यहाँ जाओगे फिर इसका ट्रांसपोज होगा। तो ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट जाना, राइट से लेफ्ट, राइट में जो एलिमेंट होगा, अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो इसको कैसे लिखेंगे, इन जनरल लिखेंगे, पहले सी का ट्रांसपोज होगा, फिर बी का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज। अच्छा, अगर ये डैश से भी डिनोट हो रहा है तो ध्यान रख लेना, हो सकता है इसको वैसे लिख, कैसे लिख दे, ए बी सी का डैश इक्वल टू सी डैश बी डैश और ए डैश, इस तरीके से भी लिख। तो बस ध्यान रखना कि हो सकता है टी की जगह वो डैश लेते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना। तो ट्रांसपोज भी यहाँ पे खत्म हो गई, लिख लेना, ठीक है, बाद में जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। एक मिनट है। तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मतलब जो जो मेन मेन डेफिनेशन है वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबको एडिशन करना आता है, सब्ट्रैक्शन करना आता है, मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक ही क्वेश्चन बताया।
क्योंकि सिंपल है वो। आप मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करते रहना, जितने भी हैं आपकी बुक में क्वेश्चन होंगे। अगर नहीं है तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि बाद में स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो हो सकता है उसमें आपकी स्पीड स्लो होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो स्पीड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हमारा लेवल ऊपर का हो जाएगा तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट करना पड़ेगा, या फिर जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको जितने भी अभी आपको मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ, या जितने भी मैं आपको थ्योरी वाली चीजें बता रहा हूँ, वो सब आपको फास्ट करनी पड़ेगी। तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देना। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे मल्टीप्लाई, ताकि आपकी हैबिट बैठ जाए मल्टीप्लाई। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हायर लेवल के लिए भी, जो हम ग्रेजुएशन का अगर हम पढ़ेंगे जब मैट्रिक्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा उसके, क्योंकि इसी के बेसिस पे भी कुछ नई डेफिनेशंस बनी है ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो इसको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मार्कर नहीं चल रहा है, किसी और को चलाना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, जरा देखता हूँ मार्कर। क्या चल रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम माने ए कोई भी मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स ए is called symmetric matrix, is called symmetric matrix if A transpose equal to A। ये सिंपल है, ठीक है। A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, A होगा, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कोई भी A मैट्रिक्स है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देता हूँ ताकि ये और ये अलग अलग लगे। तो यहाँ पे मान लो कोई भी A मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूँ और ट्रांसपोज करने के बाद वापस से मुझे वो मैट्रिक्स मिल जाए वापस से, एग्जांपल के रूप में समझ लो, ठीक है। देखो, मैं जो सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करता हूँ वो सिंपल ये है। देखो, मैं पहले डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने 3 2 1 कुछ भी लिख दो डायगोनल के एलिमेंट। अब देखो यहाँ जो एलिमेंट लिखोगे वही एलिमेंट यहाँ पे भी लिखना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 7। यहाँ लिख दिया मैंने -1, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा -1। यहाँ 5 लिख दो, यहाँ भी 5 लिख दो। अब जरा इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, ये ए मान लो, ये ए है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा ना, ये सिमेट्री की आने वाला है। देखो जरा क्या आएगा, ये फर्स्ट रो है 3 7 -1, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 7 -1 बन गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये सेकंड रो है 7 2 5, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गई। अब थर्ड रो ये है -1 5 1, ये बन जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लो जरा, ये देखो सेम आ रहा है 7 2 5 और -1 5 1, तो ये है हमारा ए ट्रांसपोज हो गया, वो एक इक्वल है, सिंपल है। बस आपको देखो ऐसे चेक करना है, इन दोनों को चेक किया, इस स्टार वाले को स्टार वाले के साथ चेक किया, ये सेम है, ये वाला इसके साथ चेक किया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, ये देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। आप डायगोनल में कुछ भी लिख दो, होता क्या है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते ट्रांसपोज करने पर। देखो यहाँ पे 3 2 1 था, यहाँ पे 3 2 1 आ गया। ट्रांसपोज करने में डायगोनल के एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते, तो यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हो डायगोनल,
बट हाँ यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अगर मैं ऐसे में यहाँ डॉट 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 बना दूं तो ये एक मिरर इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज। जैसे अभी मैंने सिमेट्री मैट्रिक्स लिखा है, उसको पहचानने का तरीका यही है, बिना सॉल्व करे। मतलब मुझे ये भी देखने की जरूरत नहीं है, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से देखो, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से देखो, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से देखो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखते हैं नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स दूसरी है। ठीक है, a matrix A is called skew symmetric matrix if A transpose equal to माइनस A। अगर A ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस A के इक्वल हो जाता है तो A मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A जो होगा वो माइनस के A ट्रांसपोज के इक्वल, ये भी होगा। ठीक है, जो A होगा वो माइनस के A ट्रांसपोज के इक्वल, माइनस को यहाँ ले जा लो तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो स्क्यू का अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, एग्जांपल इस मैट्रिक्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, या फिर अगर मुझे बिना देखे लिखना है, मतलब कि बिना बुक में देखे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम इसमें। जैसे कि ए है यहाँ पे, तो स्क्यू सिमेट्री की एक बहुत खास पहचान होती है, क्या होती है वो, कि जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना वो जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट आप पहले जीरो 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 लिख दो, या इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल्स भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, जीरो। अब देखो है, सेम जैसे मैंने सिमेट्रिक में लिखा वैसे ही मैंने स्क्यू सिमेट्रिक में भी लिखना है। यहाँ का एलिमेंट सेम होता है बट अपोजिट साइन के साथ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ 5, ये लिखा मैंने, तो यहाँ लिखूंगा -5 अपोजिट साइन के साथ। सेम सेम नंबर लिखूंगा लेकिन यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में लिखूंगा। मान लो यहाँ लिखता हूँ मैं 1, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस। मान लो लिखता हूँ यहाँ पे मैं 7, तो यहाँ लिखूंगा माइनस। बस यहाँ पे बस जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री में जो फर्क आता है वो साइन की वजह से आता है, बस इतना फर्क है, बाकी सब सेम होता है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होता है, अगर हम ट्रांसपोज भी कर दे तो भी। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोज निकाल भी लूं तो देख लो क्या आएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 5 1, 0 5 1 आ जाएगा। -5 0 -7 आ गया, -5 0 -7 आ गया, -1 7 और 0, ये ये हो जाएगा। तो अब देखो अभी सेम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा ना यहाँ से, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने इस मैट्रिक्स, तो सबके अपोजिट साइन हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। सबके अपोजिट साइन हो जाएंगे, ये तो 0 ही रहेगा। ये -7 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिखा है, ये -1 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये रहा। ठीक है, अब देखो ये ए मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट नहीं ये बॉक्स देखो, तो देखो ये सेम टू सेम वही बन, ठीक है, देख लो ये सेम टू सेम यही बन रहा है। दैट इज ये माइनस है और ये हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या है, ए है। यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस के ए टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की पहचान। सिंपली क्या ध्यान रखना है, वही ध्यान रखना है, यहाँ पे और यहाँ के एलिमेंट सेम होना चाहिए बट विद अपोजिट साइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारी लगभग लगभग सारी हेडिंग खत्म होगी। सारी डेफिनेशन हमने लगभग लगभग खत्म कर दी है इस चैप्टर की, मैट्रिक्स वाले चैप्टर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री से रिलेटेड, उसको जरूर जरूर लिख लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैंने अभी डेफिनेशन में कहती है, उसके कुछ जरूरी पॉइंट है या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो लिख लो, इस हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो हम लिखने जा रहे हैं, इसको याद कर लेना। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है पेपर में, ऑप्शन दे देगा आपको उसमें, मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके आगे लगा देगा डैश, या फिर वो बोलेगा ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन सी टाइप की मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑप्शन दे देगा वहां पे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, या नल मैट्रिक्स दे सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से दे सकता है। तो आपको बस पहचान में आना चाहिए कि जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, तो अगर आपको याद है वो स्टेटमेंट, तो आप सीधा सीधा टिक कर दोगे कि ये ऐसे, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला, तो पहला पॉइंट है वो लिख लेते, ठीक है। ये पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक में जितने भी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसको इस तरीके से लिखे, the elements on the प्रिंसिपल डायगोनल को मेन डायगोनल भी लिख सकता है, मेन मेन डायगोनल ऑफ ए skew symmetric matrix, skew symmetric matrix are all, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना, चाहे इसको दूसरे पेन से लिख लेना, ब्लैक पेन से या किसी रेड पेन से लिख लेना, ऑल जीरो, ठीक है। जो जो मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सबके सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को लिख लेना, ठीक है ना। ये आ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके सभी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, तो आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए जरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन में दे देगा जीरो, या फिर वन, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, या नन ऑफ दीज दे देगा, तो आंसर आएगा जीरो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, ये तो खैर बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इसका तुम्हें प्रूफ कराना है, ये बताओ मुझे, जरा माइक ऑन करके बताना मुझे, प्रूफ कराना है इसका। प्रूफ कराने की तो जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सबको पता होगा कि डायगोनल के एलिमेंट्स तो वैसे ही जीरो होते हैं ना, जो डायरेक्ट याद होता है उसको तो बताने की जरूरत नहीं, जितने भी एग्जांपल हम करेंगे उसमें सब में स्क्यू सिमेट्री में डायगोनल के एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो प्रूफ कराना है इसका, बताओ, माइक खोल के बताओ जरा। हम्म, हाँ बताओ। प्रूफ कराना है? नहीं, नहीं ना, जो डायरेक्ट याद हो जाएगा उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, हाँ प्रूफ भी नहीं आएगा, वो सीधा मैं जो इंपॉर्टेंट है ना स्टेटमेंट आएगी, सीधा उसका ऑप्शन आएगा, वो इस तरीके से दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, वो इसी तरीके से पूछेगा जब पूछेगा तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चलो दूसरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जिसको लगेगा ना आपको कि उसकी स्टेटमेंट लिखानी है,
जो आपको लगेगा अगर इसकी स्टेटमेंट लिखानी है या फिर प्रूफ कराना है तो बता देना मुझे, हो सकता है आपको उसका प्रूफ याद ना हो, मतलब सॉरी उसका स्टेटमेंट याद ना हो तो उसका प्रूफ मुझे बता देना माइक खोल के, हैं? ठीक है, ओके, चलो अब माइक ऑफ कर दो। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, देखो, अगर मानो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो ए क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स को कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, ये इसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स हैं। तो अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा? इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। बी दूसरा, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए इज एन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो सिंपल ऐसा याद रख लो, तुम्हें पता होगा, देखो थोड़ा सा ऐसा ध्यान रख लेना कि स्क्यू सिमेट्री में हम माइनस टाइम्स ऑफ ए लिखते हैं, तो जहां पे माइनस आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, जहां पे प्लस आएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे हमें याद होगा राइट हैंड साइड में सिमेट्रिक के लिए हम क्या लिखते हैं? प्लस ए लिखते हैं, ए लिखते हैं यानी कि प्लस ए लिखते हैं। तो जहां प्लस का साइन आ गया तो समझो सिमेट्रिक है, जहां माइनस का साइन हो गया वहां पे क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, बस इतना ध्यान रखना। इसके आप प्रूफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रख सकते हो आप कि यहाँ पे जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन का मतलब ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, तीसरा पॉइंट, सी सी, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड, यहाँ पे बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये क्या होगा? आर आर, ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हो जाएगा ए टू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं ना। तो देखो देखो अभी मैंने आपको बताया, देखो सिमेट्री मैट्रिक्स अगर हमें प्रूफ करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें डेफिनेशन क्या बोलती है, मान लेते हैं पी क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो लेट यहाँ पे मैं ऐसे मान लेता हूँ पी इक्वल टू कितना है? ए इंटू ए ट्रांसपोज है, मान लेता हूँ कि इसको मैंने क्या मान लिया? पी मान लिया। तो अगर मुझे सिमेट्री प्रूफ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी प्रूफ करना होगा। ये तो सिमेट्री की डेफिनेशन है, जब हम ट्रांसपोज भी करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिल जाती है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये पी की वैल्यू है ना, तो अभी पी ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, तो हम चेक करेंगे क्या वो पी के बराबर आता है। तो पी ट्रांसपोज करने का मतलब ये है कि मुझे इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसका होल ट्रांसपोज है ना। पी की वैल्यू रखी और ट्रांसपोज को मैंने ट्रांसपोज की जगह लिख दी। अभी यहाँ पे लगेगा रिवर्सल, मैंने आपको नोट में लिखा है, रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग पहले पीछे वाले एलिमेंट का ट्रांसपोज करेंगे हम, दैट इज ये पहले लिखूंगा मैं ए ट्रांसपोज, इसका होल का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज होगा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। देखो पी के बराबर आ गया ना, ये देखो हमने पी ट्रांसपोज किया था, तो ये क्या आ गया? वापस से पी के बराबर आ गया, ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया।
सेम उसी तरीके से इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना। अब हम अगर इसको प्रूफ करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट पी इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये सिमेट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि हम ये पी की वैल्यू यहाँ रखी, उसका होल ट्रांसपोज कर रहे हैं, पावर में ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा देखो, यहाँ पे पहले पीछे वाले एलिमेंट का ट्रांसपोज ये हो गया और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हो जाए। अब इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू ए। तो देख लो वापस पी आ गया। ठीक है, तो सिंपल है प्रूफ, कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर आप भूल भी जाओ तो ये प्रूफ याद रख लेना। ये दोनों तो खैर याद ही रखना, सिंपल है, प्लस का साइन है तो सिमेट्रिक, माइनस का साइन है तो एक्सक्लूसिव। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको प्रूफ करा। तो सिंपली क्या है, जिसको आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसको पी मान लो। ठीक है, और फिर आपको क्या प्रूफ करना है वो देख लो, निकाल के दिखाओ इसकी वैल्यू, जो निकले अगर इसकी वैल्यू वापस से पी के बराबर आती है तो सिमेट्रिक हो गया, नहीं तो नहीं। सेम इसके लिए भी मैंने वैसे ही। ठीक है, दोनों प्रूफ मैंने यहाँ पे करा दिया, आप लिख लेना इसे। ठीक, चलो और कोई पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एक ये भी है, तीसरा पॉइंट लिख लो यहाँ पे। ये वैसे मैं इतना इंपॉर्टेंट मानता नहीं हूँ, बट क्योंकि ये आ, मतलब है पॉइंट्स में, तो मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए, शायद बन जाए, इसलिए मैं लिखा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो नहीं है, नहीं बनेगा इतना। तो यहाँ पे ये जो तीसरा स्टेटमेंट है इसको लिख दो, है ना, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric and skew symmetric matrix या मैट्रिसेस, मैट्रिसेस लिखा होगा ना, मैट्रिक्स, ग्रामर आप ही देख लो। ठीक है, तो ये लिखा है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है सिंपल भाषा में, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पी क्या होगा, यहाँ पे पी जो है आपका सिमेट्रिक है, यहाँ पे लिख दो पी इक्वल टू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमारा, और क्यू जो होगा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्यू जो है यहाँ पे हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे पी सिमेट्रिक और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बोलते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखी जा सकती है, यूनिकली लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे ना एक काम करो, पी और क्यू की वैल्यू जरूर लिख लेना, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, जनरली नहीं बनता है इतना क्वेश्चन, लेकिन हाँ आपको ये लिखना जरूरी है कि हाँ भाई यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, हो सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ ले। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम ये इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं तो फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, या फिर बोलेगा
P इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देगा 4, तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन दे दो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो वेयर, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन बना दो, वेयर P, P की जो वैल्यू होती है वो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला जो सिमेट्री मैट्रिक्स है उसमें प्लस आता है हमेशा, यहाँ पे बस आपको बस हाफ याद रखना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा प्लस का साइन हमेशा सिमेट्रिक के साथ आएगा, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है बस इतना ध्यान रखना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो अच्छा ये भी ध्यान रखना पहले ए आ रहा है फिर प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है, तो पहले ए लिखा है फिर ए ट्रांसपोज लिखा है। यहीं पर क्यू में क्या करेंगे, सोचो क्यू में क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि क्यू यहाँ पे स्क्यू सिमेट्री का, स्क्यू सिमेट्री में क्या आता है माइनस आता है, तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा, हाफ यहाँ पे आ जाएगा, हाफ हाफ यहाँ आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, स्क्यू सिमेट्री का तो माइनस लिखना हमेशा और सिमेट्री का तो प्लस लिखना हमेशा, ठीक है ना, ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, हो सकता है पेपर में कंफ्यूज करने के लिए अगर वो मान लो क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, तो वो एक ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, एक ऑप्शन में ये दे देगा, एक ऑप्शन में ये दे देगा, कुछ लोग इसको गलती से टिक करके आ जाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि पहले ध्यान रखना पहले ए लिखा है फिर लिखा है ट्रांस, इस बात का ध्यान रखना, कोई कोई इसको भी टिक कर देगा, मान लो अगर मान लो उन्होंने क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे दी, अब बोलेगा कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की वैल्यू ये नहीं होगी ये होगी, तो ये गड़बड़ मत कर देना है, हो सकता है ना आपने बहुत टाइम तक नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको भी टिक करके आ जाओ, तो इसलिए ध्यान रखना पहले हम ए लिखते हैं फिर ए ट्रांसपोज लिखते हैं, अब बीच में चाहे आप प्लस का साइन लगाओ माइनस का साइन लगाओ वो इसके अकॉर्डिंग लगाओगे आप, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, गड़बड़ हो सकती है यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन में पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बताओ या फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू बताओ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और कोई पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आए पेपर में, हाँ ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी, मैं जरा एक भरता हूँ, आप भी ले लो ब्रेक और फिर हम थोड़ा और पढ़ेंगे फिर छुट्टी।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने तीन प्रॉपर्टीज लिखा दी थी या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दी थी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, पूछ सकता है मतलब। इफ ए एंड बी आर, ठीक है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices, symmetric matrices, then AB is symmetric only when A and B are commute. या कॉम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से बन सकता है। तो वो ये पूछेगा कि अगर वो ये गिवन दे देगा, मान लो कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो ए बी सिमेट्रिक कौन सी कंडीशन में होंगे, वो ऑप्शन में दे देगा। कॉम्यूट होंगे तब होंगे, कॉम्यूट नहीं होंगे तब होंगे, एसोसिएटिव होंगे या नन ऑफ दीज होंगे, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखना, अगर वो कम्यूट है तभी जाके ए बी जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, अगर वो कम्यूट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसका प्रूफ कराना है या याद हो जाएगा, बताओ माइक खोल के। प्रूफ कराना है या याद हो जाएगा? करा देता हूँ प्रूफ, ठीक है, करा ही देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, ये मान के चल रहा है ये गिवन है। तो ए क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, दैट मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। बी भी क्या है, सिमेट्री है, यानी बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी है। हमें क्या आपको प्रूफ करना है, मान लो हमें प्रूफ करना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, टू प्रूफ ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, ये तो प्रूफ करना होगा हमें, है ना। टू प्रूफ, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं ए बी का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगाएंगे। रिवर्सल लॉ क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमें गिवन है, देखो बी ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अच्छा, ए एंड बी कम्यूट होने का मतलब क्या है, ये ध्यान से समझ लेना कि देखो ए और बी कम्यूट होने का मतलब ये है, सिंस, अगर हम इसको लेकर चले, सिंस ए एंड बी आर कम्यूट, अगर ए और बी क्या है, कम्यूट है, तो हम ये लिख सकते हैं देन ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। अगर ए और बी कम्यूट है यानी कि बी जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। देयरफॉर हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, ए बी। देखो प्रूफ हो गया ना, इस ब्रैकेट का ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि ए बी कम्यूट तभी होगा जब ए बी सिमेट्रिक, सॉरी, ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब ए एंड बी कम्यूट होंगे। तो ये मस्ट है, ये कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो ये कभी भी कम्यूट मतलब कि कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ए भी कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिंपल सा प्रूफ है, इसको याद कर ले, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाएंगे, इसका प्रूफ नहीं पूछेगा वो, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। तो देखो मैंने न्यूमेरिकल इतने नहीं कराए जितने मैंने थ्योरी के पॉइंट्स दिखाया, क्योंकि ये सारे पूछ सकते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और चार स्टेटमेंट दे देगा। तो जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स आपको लिखाए हैं उसमें से कोई ना कोई ट्रू तो होगा ही, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, फिफ्थ। तो फिफ्थ पॉइंट है,
द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक इफ A is symmetric slash skew symmetric। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट है, आप ये समझ के चल सकते हो। वो ये कह रहा है, पहला पॉइंट मैं पढ़ लेता हूँ, द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर हमारा ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रूफ करा लेता हूँ। क्या अगर डायरेक्ट याद होता है ठीक है, नहीं तो प्रूफ थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर भूल जाओगे तो प्रूफ ध्यान रखना। हम पहले पहले एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, मतलब कि मैं पॉइंट नंबर 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं पहला पॉइंट को पहला प्रूफ कर रहा हूँ, सिमेट्रिक वाले को प्रूफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लेट ए सिमेट्रिक ले लिया, लेट ए सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिमेट्रिक मान रहा हूँ। तो अगर ए सिमेट्रिक है दैट मींस सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अच्छा, तो ट्रू प्रूफ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा। बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज मुझे क्या प्रूफ करना होगा, बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल प्रूफ करना होगा, है ना। इस ब्रैकेट का ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूफ करना होगा। तो एलएचएस ले लेते हैं, नाउ जो भी है नाउ करके हम ये ले लेते हैं, करके देखते हैं इसको सॉल्व, क्या ये आता है कि नहीं आता। और ये भी हमें गिवन है, तो देखो रिवर्सल लॉ लगेगा। वही रिवर्सल लॉ में क्या होता है, बी का ट्रांसपोज पीछे वाले एलिमेंट का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, और फिर क्या होगा, ये इस वाले एलिमेंट का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज। अच्छा देखो, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो मैं इसको ए लिख देता हूँ। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं बी के इक्वल है। देखो आगे आरएचएस के इक्वल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा। सिंपल है, आ गया होगा समझ में। इस ये गिवन था, इसकी वजह से ये इसकी इक्वल आ गया। सेम टू सेम अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करूं इसको, तो ये नंबर 2 पॉइंट ले लेते हैं हम इसको। तो मान लेते हैं ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना होगा, इसमें हमें माइनस टाइम्स ऑफ ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज किया। अब देखो है कहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, नहीं नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए, तो यहाँ ही आ जाएगा। और बी ट्रांसपोज को हमने बी ट्रांसपोज लिखा, इसका तो यही आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे होगा ना समझ में, देखो माइनस आगे आ गया। तो अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट का जो ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स ऑफ इसके है, दैट इज ये अब स्क्यू सिमेट्रिक की प्रूफ हो, बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बस सिंपल, ऐसे करना है। वैसे मैं कई बार ऐसे करता हूँ कि ये इससे कैंसिल हो गया, बस कई बार मेरे को ऐसे ही याद रहता है कि ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज को बी से कैंसिल कर दो, ये आ गया। अच्छा बहुत पहले मैंने आपको शायद पढ़ाया था, तो उसमें आपको याद होगा
उसमें पता नहीं क्या स्टेटमेंट था कि अगर बी नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स इनवर्स बी एक्स ये भी नॉर्मल, ये सिर्फ कैंसिल हो गया, बी आ गया। ये भी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से मैं भी इसको याद रखता हूँ, आप भी कर सकते हो। इसको खत्म कर दो, इसके साथ ये बचेगा बस। खत्म मत करना, वैसे याद करने का तरीका बताओ। ऐसा नहीं है कि कैंसिल होता है, ये मत सोचना, ये याद करने का तरीका है ना मेरा, जो मैं याद करता हूँ, मेरे को इस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधा। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रूफ। अब लास्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं, मतलब लास्ट पॉइंट लिख देते हैं इसका। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा दें। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। न्यूमेरिकल आज ज्यादा नहीं हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको आते होंगे, नहीं आते तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं कल ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई के प्रैक्टिस करवा दूंगा, और मुझे लगता है शायद उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, थ्योरी में आप पढ़ सकते हो, तो थ्योरी में आपको लिखा रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी। लास्ट पॉइंट, सिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो लेट ए एंड डी आर सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, यानी कि जो ए का ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के साथ साथ। तो पहला स्टेटमेंट ए, वो बोल रहा है कि ए प्लस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखो प्लस आ गया, प्लस आ गया तो सिमेट्रिक, मैंने अभी बताया जैसे प्लस आता तो सिमेट्रिक हो गया। इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस के लिए याद रखना, जहां प्लस का साइन आ गया समझ लो वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखो, अब इसका मुझे बताना जरा, ऑफलाइन में होते तो तुम आराम से इसका भी आंसर बताते। ए बी माइनस, देखो माइनस आ गया, बी है, ए बी माइनस बी है, बताओ क्या होगा ये है। ये माइनस आ गया, क्या लिखूं, आ गया सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, माइनस आ गया ना। ठीक है, पहचान, जो आइडेंटिटी है हर क्वेश्चन की, वो याद कर है ना। माइनस आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ज्यादातर यही होता है जहां माइनस का साइन आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट, अब बताओ जरा, इसी का प्लस का साइन आ गया, मान लो ए बी प्लस बी है, ए यहाँ प्लस आ गया तो क्या लिखूं, सिमेट्रिक है ना, इज ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जहां पे प्लस आता है वहां सिमेट्रिक है, जहां माइनस आता है वहां स्क्यू सिमेट्रिक है, बस। प्रूफ कराना है इसका, मुझे नहीं लगता कराना होगा। बताओ, कराओ किसी का प्रूफ, जरूरत नहीं है शायद से, प्लस माइनस से शायद आप पहचान जाओ। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा। ठीक है, कराना है बोलो, माइक खोल के बताओ फिर, बोलो बोलो। सारी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, मतलब सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं जो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के रिगार्डिंग है। अच्छा, ठीक है, चलो, ये सारे पॉइंट खत्म हो गए, कल हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन जो नहीं होते हैं एक्चुअली में, जो होते हैं तो वो तो कर लोगे आप, लेकिन जो नहीं होते हैं ना, वो कराऊंगा मैं कल, क्योंकि वो काफी टफ भी है, मतलब काफी तो क्या, मतलब चैप्टर तो खैर इजी है, लेकिन जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो टफ है। तो आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लो आज आप, प्रैक्टिस कर लेना मल्टीप्लाई की, ये बी को कैसे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलो फिर।
रिकॉर्डिंग बंद होगी है, कुछ पूछना है या ऑफ कर रहे हो? मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, ये बहुत वैसा टॉपिक है, मतलब आपको आता ही होगा। थोड़ा बहुत जो नहीं आता वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको लिखा, ठीक है। तो क्लास लीव कर दो आप।